प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आज पाठचर्या के केंद्र में भाषा विषय के अंतर्गत हम लोग जिस पक्ष का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भारत में भाषा शिक्षण की नीति, संवैधानिक प्रावधान और त्रिभाषा सूत्र। भाषा और शिक्षा के रिश्तों की जब हम बातचीत करते हैं तब भाषा के उस रूप की तरफ हमारा ध्यान जाता है जिसे हम माध्यम भाषा कहते हैं। शिक्षार्थियों, माध्यम भाषा का मतलब होता है शिक्षा किस भाषा में दी जाए। इसी तरह भाषा को एक विषय के रूप में भी देखने की समझ शिक्षा और भाषा की दुनिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी भाषा को प्रायः दो रूपों में देखने की परंपराएं रही हैं। एक उसके साहित्यिक पहलू जिसमें सौंदर्य शास्त्रीय पक्ष और व्याकरणिक पक्ष शामिल होते हैं, और दूसरा शिक्षा की माध्यम भाषा क्या हो, इस रूप में भाषा को देखने की परंपरा रही है। आजादी के बाद भाषा के मुद्दों पर अनेक आयोगों ने विचार किया, लेकिन शिक्षा और भाषा के रिश्ते की खोजबीन का संसार काफी पुराना है और उस संसार पर एक नजर डाल लेना मुनासिब होगा। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय शिक्षा का इतिहास गुरुकुल, आश्रमों, बौद्ध विहारों, मकतब, मदरसों से होते हुए टोल पाठशालाओं, विद्यालयों एवं अभिजात्य मॉडर्न पब्लिक स्कूलों तक का इतिहास है। आजादी के बाद भाषा के मुद्दों पर अनेक आयोगों ने विचार किया, लेकिन शिक्षा और भाषा के रिश्ते की खोजबीन का संसार काफी पुराना है और उस संसार पर एक नजर डाल लेना मुनासिब होगा। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय शिक्षा का इतिहास गुरुकुल, आश्रमों, बौद्ध विहारों, मकतब, मदरसों से होते हुए टोल पाठशालाओं, विद्यालयों एवं अभिजात्य मॉडर्न पब्लिक स्कूलों तक का इतिहास है। शिक्षा किस भाषा में दी जाए, यह विवाद 1813 के चार्टर के समय ही उठ खड़ा हुआ था, जब प्राच्य पाश्चात्य समर्थक आमने सामने हुए। प्राच्य पाश्चात्य समर्थक यानी वे जो भारतीय परंपरा के पक्ष में बात कर रहे थे और दूसरे वे जो बरतानी हुकूमत के पक्ष में बात कर रहे थे। तब से यह विवाद लगातार चल रहा है, लेकिन बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, इस पर 1882 ईस्वी के पहले शिक्षा आयोग हंटर कमीशन ने अपना पक्ष तो रखा ही, बाद में ब्रितानी शिक्षा आयोग समितियों ने भी इसी मत का समर्थन किया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा शामिल करने की वकालत की और कहा कि बच्चों या बच्चियों को शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी ने जिन विद्यापीठों की स्थापना की, उनकी भाषाओं के बारे में भी बातचीत की, यानी उनके माध्यम भाषाओं के रूप में भी बात की। इस लिहाज से उस दौर में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दिए गए उनके अध्यक्षीय उद्बोधन को याद कर लेना मुनासिब होगा। इसी उद्बोधन में उन्होंने मातृभाषा की वकालत की थी। इस तरह आजादी के पहले की शिक्षा और भाषा के रिश्तों पर विचार की अनेक परंपराएं नजर आती हैं। इन सभी बहसों का केंद्र मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा थी। आइए इस बात का अध्ययन करें कि भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं। भाषा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय संविधान भाषाओं के संदर्भ में कौन सा रुख अपनाता है। संविधान में धारा 343 से 351 तक हिंदी के राजभाषा रूप का विश्लेषण किया गया है, यानी प्रशासनिक भाषा के स्वरूपों पर संविधान अपना रुख स्पष्ट करता है। शिक्षार्थियों, एक ऐसे देश में जहां अनेक भाषा परिवार की भाषाएं बोली बरती जाती हों, वहां भाषाओं के बीच में एक जनतंत्र की जरूरत है और संविधान ने इस बात का ख्याल रखा कि भाषाओं के नाम पर घमासान न मचे। भारतीय संविधान ने इस बात को सुनिश्चित किया कि विभिन्न अभिव्यक्ति भाषाओं को समुचित स्थान मिले। यही कारण है कि संविधान ने 8वीं अनुसूची की व्यवस्था भी की। 8वीं अनुसूची में 1950 में 14 भाषाओं को शामिल किया गया। ये 14 भाषाएं थीं असमिया, बांग्ला, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी,
मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इस सूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 ने सिंधी भाषा को जोड़ा। इसी तरह 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषाओं को इस सूची में स्थान दिया गया। इस तरह फिलहाल संविधान में शामिल 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और यह सूची खुली हुई है, यानी भारतीय लोकतंत्र भाषाओं की स्वीकृति के आयाम को अपने भीतर जज्ब करने का रुतबा रखता है। भारतीय संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। धारा 343 ख के अनुसार अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी को यह दर्जा शुरुआत में 15 वर्षों तक दिया गया। हालांकि 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी को हमेशा के लिए सह राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, यानी 1963 वह महत्वपूर्ण वर्ष है जिसके बाद अंग्रेजी हमेशा के लिए सह राजभाषा के रूप में भारतीय जनतंत्र और भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्यों को अधिकार दिया गया कि वे विधि द्वारा राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक अथवा हिंदी को राज्य की राजभाषा बनाएं। अनुच्छेद 345 की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्यों की राज्य भाषा यानी राजभाषा हिंदी घोषित की गई। पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी तथा गुजरात में हिंदी और गुजराती भाषा को राजभाषा घोषित किया गया वहां की सरकारों द्वारा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल ने क्रमशः तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमिया और बांग्ला को अपनी अपनी राजभाषा बनाया। इसी तरह आप पूर्वोत्तर की तरफ जाइए तो सिक्किम ने नेपाली, लेप्चा, लिम्बू और भूटिया को अपनी राजभाषाएं घोषित किया। नागालैंड ने अंग्रेजी को अपनी राजभाषा बनाया। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा मेघालय ने किसी भाषा को राजभाषा नहीं बनाया, लेकिन एक आम सहमति थी कि सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में संपन्न किए जाएंगे। आइए यह जानने का प्रयास करें कि विभिन्न आयोगों ने भाषा शिक्षा नीति के संदर्भ में किस तरह से काम किया। आज़ादी के पहले और बाद के आयोगों भारतीय शिक्षा आयोग 1882, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में कोई भी ऐसा आयोग नहीं था जो शिक्षा के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ हो। यही कारण है कि भारत सरकार ने एक ऐसे आयोग की कल्पना की जो शिक्षा के समग्र पहलुओं पर विचार करे। इसी सिलसिले में 14 जुलाई 1964 को प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 27 जून 1966 को 700 पृष्ठों का प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला के समक्ष प्रस्तुत किया। कोठारी आयोग की रपट पर एक नज़र डाल लेना मुनासिब होगा। इस आयोग ने भारतीय शिक्षा की पड़ताल की और शिक्षा की माध्यम भाषा के लिए प्रस्ताव रखा कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर शिक्षा को माध्यम बनने के लिए मातृभाषा का सर्वप्रथम अधिकार है, अतः प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनना चाहिए। इसी आयोग ने उस उल्लेखनीय अवधारणा को जन्म दिया जिसे हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। 1968 की त्रिभाषा सूत्र की नीति के अनुसार पहली भाषा स्कूल में वह होगी जो मातृभाषा होगी और या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी। द्वितीय भाषा क्या होगी, इसके बारे में आयोग की अनुशंसा है कि हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेजी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। तृतीय भाषा के रूप में आयोग की स्पष्ट धारणा है, हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो वह होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।
यह सुझाव दिया गया आयोग के द्वारा कि प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए तथा राज्य सरकारों को इस सूत्र को अपनाने के साथ साथ इसे गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं में मुख्य रूप से भारतीय दक्षिणी हिस्से की भाषा होनी चाहिए और दक्षिणी भारत में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी की स्वीकृति होनी चाहिए। विश्वविद्यालय तथा कॉलेज स्तर पर भी हिंदी या अंग्रेजी के उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए ताकि इन भाषाओं में विद्यार्थी अपने स्तर के हिसाब से कुशलता हासिल कर सकें। त्रिभाषा सूत्र उस यात्रा का प्रस्थान बिंदु मात्र है जिसे हम जनतांत्रिक पहल कह सकते हैं। यह दरअसल फैलते हुए ज्ञान की खोज और देश की भावनात्मक एकता की तलाश है। इस तरह अपनी मूल भावना में त्रिभाषा सूत्र हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं, खासकर दक्षिण भारतीय भाषा का और हिंदीतर राज्यों के लिए क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी का प्रावधान प्रस्तावित करता है। हिंदी राज्य हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तथा गैर हिंदी राज्य खासकर तमिलनाडु द्विभाषी सूत्र यानी तमिल और अंग्रेजी से काम चलाते हैं तथा भी बहुत सारे राज्य त्रिभाषा सूत्र को अपनाए हुए हैं। उन राज्यों को ध्यान में रखना चाहिए। ये राज्य हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्य भी याद किए जा सकते हैं। इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसाएं भारत के बहुभाषिक परिदृश्य में भाषाई जनतंत्र की स्वीकृति की वकालत करती हैं। आइए अन्य आयोगों की भाषा संबंधी अनुशंसाओं पर भी एक नजर डाल लें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाषाओं के विकास के संबंध में 1968 की नीति को और अधिक तेजी और सार्थकता से कार्यान्वित करने की बात स्वीकार की गई। यानी 1986 नीति थी, वह 1968 की नीति को ध्यान में रखकर आगे का रास्ता तय करती है। आइए देखें कि इसके प्रमुख घटक क्या हैं। इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसाएं भारत के बहुभाषिक परिदृश्य में भाषाई जनतंत्र की स्वीकृति की वकालत करती हैं। आइए अन्य आयोगों की भाषा संबंधी अनुशंसाओं पर भी एक नजर डाल लें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाषाओं के विकास के संबंध में 1968 की नीति को और अधिक तेजी और सार्थकता से कार्यान्वित करने की बात स्वीकार की गई। यानी 1986 की जो भाषा नीति थी वह 1968 की नीति को ध्यान में रखकर आगे का रास्ता तय करती है। आइए देखें कि इसके प्रमुख घटक क्या हैं। भाषा शिक्षा नीति के जो दस्तावेज हैं वे यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि भारत सरकार की जो भाषा नीति है उन चिंताओं को जाहिर करती हैं जिनकी अनेक अनुशंसाएं विभिन्न नीतियों को कार्यान्वित करती हैं। बहुभाषा की स्वीकृति जैसे मसले को इसके आलोक में बखूबी समझा जा सकता है। प्रिय शिक्षार्थियों, भाषा शिक्षा नीति के संदर्भ में प्राचीन काल से लेकर अब तक की जो उपस्थिति है भाषाओं की, उन पर हम नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि कई बार ऐसा रहा है कि जन भावना की स्वीकृति उस समय की जो रियासतें थीं या सरकारें थीं या फिर लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थीं वो करती हैं और कई बार उसका अनुपालन नहीं भी करती हैं। लेकिन एक बात पर लगभग सभी दौर के बुद्धिजीवी सहमत हैं कि जो मातृ जबान है यानी जो मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है उसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। आपने भाषा संबंधी विभिन्न दस्तावेजों को ढंग से समझा और इसे जानने का प्रयास किया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।